जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्शन की वोटिंग्स चल रही हैं। आज आज उत्तर प्रदेश का भाग्य तय होगा कि कौन यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा और किसकी सरकार बनेगी। इसी के साथ आज हमारे साथ मयंक उपाध्याय जी जुड़े हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये खुद एक किसान परिवार से भी बिलोंग करते हैं। ये चाहते हैं कि एक पढ़े लिखा इंसान किसानों को रिप्रेजेंट करे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनकी जबानी। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में। नमस्कार नमस्कार आदित्य जी। आपको पूरे चैनल, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो सर, जैसा कि अभी आज इलेक्शन का दिन है, ठीक है, जी और काउंटिंग चल रही है। तो अभी आपसे जी। मेरा सबसे पहला जो सवाल है, ठीक है, वो ये है कि कैसा है आपका क्षेत्र गौरीगंज, ठीक है। आ, जी जी विधानसभा 185 है, उसके बारे में कुछ जी बताएं सर। जी जी। ये आदित्य जी, गौरीगंज जो क्षेत्र है, सभी को पता है, काफी सेंसिटिव क्षेत्र रहा है और सबके आंखों में ये रहता है ये क्षेत्र, क्योंकि स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी जी का क्षेत्र है। तो हमेशा से ये रहा है कि यहाँ पे जीत और हार जो है ये जनता तय करती है। कांग्रेस का गढ़ भी रहा, मगर जैसे कि आपने पुराने ट्रेंड में देखा 2014 से कि ये ट्रेंड टूटा है और गौरीगंज की जो जनता है हमारी, वो काफी जागरूक हो चुकी है। तो इसमें बेसिकली जो डिसाइडर वोट होते हैं वो आदित्य जी, आपके एससी वोट होता है, जो कि 25% का वोट जो है वो हमारा एससी वोट है। तो इसमें जो हम आपको बता दें कि आपके चैनल व्यूअर्स के लिए, कि इसमें जो नेशनल, अब की बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से फतेह बहादुर जी थे हमारे जो कैंडिडेट थे, और कुल मिला के 9 कैंडिडेट्स हैं। बीजेपी ने चंद्र प्रकाश मिश्रा जी को खड़ा किया था, और राकेश प्रताप सिंह जो इस समय प्रेजेंट एमएलए भी हैं, और वो फिर भी इस समय अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो लीड कर रहे हैं वहां से। और बाकी बीएसपी से राम लखन जी थे, और आम आदमी पार्टी शिव प्रसाद जी थे। तो और बाकी हमारे 4 जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी रहे। तो इस तरीके का गौरीगंज का क्षेत्र रहा है, जो कि अमेठी जिले में आता है। और काफी जागरूक जनता हो गई है, और मुझको ये प्रचार प्रसार करते हुए काफी मैं क्षेत्र में रहा, लोगों से मिला, और उन्होंने यही चीज बोली कि अब की बार जो वोट प्रतिशत है वो जातिवाद से थोड़ा सा उठकर, जातिवाद तो है ही वहां पर जातिवाद से थोड़ा सा उठकर वोट बटेंगे। तो उसका असर हमको देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सही बात है सर। सर, आप मुझे जी ये भी बताएं कि इस समय करंटली आपकी गौरीगंज में कितने पोलिंग बूथ है, ठीक है। क्या जी। आप हमें ये भी इंफॉर्मेशन आ, देंगे? जी 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 आदित्य जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के लिए कि टोटल जो पोलिंग बूथ हैं, इस बार 317 पोलिंग बूथ थे इसमें। और 317 में 317 पोलिंग बूथ जो हैं वो बहुत ही अच्छे से चुनाव हुआ। वहाँ के हमारे डीएम साहब और एसडीएम और पूरा पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि इन्होंने हम लोगों के साथ रहते हुए बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से 317 पोलिंग स्टेशन पर हम लोगों के मतदान हुए हैं। और किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता या किसी भी तरीके की जो संवेदनशील एरिया थे, उसमें भी काफी अच्छे से इन लोगों ने वोटिंग कराई। बिल्कुल जी सही बात है सर। अभी सर, जी सुनने में आया है कि आप अपने इलाके में, मतलब आपका जो टेरिटरी है, जो आपकी गौरीगंज है, आप जहां भी जाते हैं, जिस कैंडिडेट को भी आप सपोर्ट करते हैं, वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। आदित्य जी, आपने काफी रिसर्च की हुई है लगता है मेरे ऊपर। और खैर, आपका चैनल काफी पुराना और काफी प्रतिष्ठित चैनल है, और आप खुद भी बहुत कर्मठ पत्रकार हैं। तो क्वेश्चंस आपके हमेशा ज्वलंत होते हैं, हमारे लिए खास तौर पे। तो आदित्य जी, सपोर्ट की बात है, ये तो बात है कि जनता का बहुत सपोर्ट रहता है हमको।
क्योंकि उनके मैं चुनाव दिनों में या चुनाव से पहले मैं क्षेत्र में नहीं जाता। हम वो लोग हैं जो किसानों से हर दिन और हर पल जुड़े रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उन्हीं के बीच में हम लोगों का खान पान रहता है, उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो चाहे वो तहसील स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या लखनऊ से भी कोई काम कराना हो, तो अमेठी से लेकर और सुल्तानपुर तक जब भी कोई इस तरीके की दिक्कत होती है तो हमारे एनजीओज के थ्रू या हमारे किसान यूनियन के थ्रू हम उनको हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब रही बात आपका दूसरा सवाल कि आप जिसको सपोर्ट कर देते हैं वही उम्मीदवार जीतता है। अब ये तो आप किस्मत कह लीजिए या फिर लोगों का प्यार कह लीजिए कि वो हमारा चेहरा देखते हैं और उनको लगता है कि जहां उनका किसान बेटा खड़ा होता है तो उसी पे चलना चाहिए। बस ये तो लोगों का प्यार है और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। बिल्कुल जी सही बात है सर। और मैं उम्मीद करूंगा ये प्यार बना भी रहे, आगे और मिले जी आपको। सर, तो जी। मैं ये भी जानना चाहूंगा, इस बार आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया, किस उम्मीदवार को आपने सपोर्ट किया है? देखिए, वैसे तो हम दोनों ही उम्मीदवार, अगर मैं कहूँ दोनों की, तो बीजेपी और मैं सपा की बात करूंगा। मतलब राकेश प्रताप सिंह जी और चंद्र प्रकाश मिश्रा जी दोनों ही हमारे बहुत करीबी हैं और दोनों घर जैसी बात है। और इसमें अब की बार जो हम लोगों ने सपोर्ट किया था वो चंद्र प्रकाश मिश्रा जी को हम लोगों ने वहां से सपोर्ट किया था। और मगर ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि कौन अभी कर रहा है। अभी शाम तक रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी राकेश जी भी हमारे बहुत ही खास उम्मीदवार रहे हैं वहां से, इस समय सिटिंग एमएलए भी हैं। मगर हमारा सपोर्ट जो रहा वो चंद्र प्रकाश मिश्रा जी के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खबर ये भी यही है हमारे पास भी कि आपने बीजेपी को बहुत ज्यादा समर्थन किया है, तो ये काफी अच्छी बात भी है। जी बीजेपी को तो हम लोगों ने जी किया है। और क्योंकि देखिए, अगर आप कहेंगे किसान यूनियन की बात तो आपका फिर क्वेश्चन होगा कि आपने पंजाब में वहां पे बिल्कुल अलग रणनीति और यूपी में अलग। क्योंकि देखिए दोनों क्षेत्र अलग हैं और दोनों का विकास मॉडल अलग है। अब की बार वहां से बिल्कुल ही दूसरा माहौल रहा। शुरू से ये चीज थी कि वहां से हम लोगों को सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर क्योंकि एक सुशासन चल रहा है तो उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो इस कारणवश यहाँ पर हम लोगों ने वही मौजूदा जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उसी को ही हम लोगों ने सपोर्ट। बहुत सही बात है सर। अभी हम ये भी जानना चाहेंगे, अब आप उम्मीदवारों वो को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं, तो आप कभी इलेक्शन में पर्सनली खड़े होने वाले हैं? आदित्य जी, देखिए, इलेक्शन में खड़ा होना और मतलब मेरे लिए कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। क्योंकि मेरा काम ऐसे भी चीजें हो जाती हैं हमारी। और रही बात सेवा की, तो सेवा मैं कर ही रहा हूँ जनता की, और क्षेत्र में मैं रहता ही हूँ। और बाकी ये समय देखिए डिसाइड करेगा। राजनीति है, देखते हैं कुछ इस तरीके का कोई समीकरण हमारे लायक बना और मेरे उसूलों पे बना, ना कि पार्टी के उसूलों पे। और तो मैं बिल्कुल देखूंगा आने वाले समय में। मैं इलेक्शन में देखता हूँ कि कहाँ से खड़ा होना है, किस क्षेत्र से खड़ा होना है और किस पार्टी से खड़ा होना है। चलिए ठीक है, हम आपकी बात से सहमत होते हैं, बट सर खबर ये भी है अंदर की कि आपको आप पार्टी की तरफ से टिकट मिल रहा, बट आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस पे आप बताएंगे कुछ? हाँ, मेरे पास ऑफर आया था आप पार्टी का, और हमारे क्षेत्र से आया था, मोहनलालगंज क्षेत्र से। जी। और ये देखिए, हम में और उनमें थोड़ा सा एक वैचारिक आप मतभेद कह सकते हैं, कि वो मतभेद रहते ही हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने उनको, उनके तरफ से जब ऑफर आया आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो मैंने उस चीज को ठुकरा दिया। क्योंकि हमारे वैचारिक मतभेद
अभी तो फिलहाल लेकर थे, क्योंकि मैं क्षेत्र के अपने इलेक्शन, अपने टिकट के लिए मैं क्षेत्रवासियों के साथ समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए सर्वप्रथम क्षेत्रवासी हैं, हमारे किसान भाई हैं। तो मेरा राजनीतिक कैरियर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि हमारे लिए हमारा क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, ये एक सच्चे नेता की निशानी भी होती है। और सर अभी एक सवाल और बताइए, जैसे आपने आप पार्टी का वोट नहीं लिया, आपने टिकट नहीं लिया, तो अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं? आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का विचार कर रहे हैं, जिनसे आपकी इस चीज में तालमेल बैठ रही हो या आपका वैचारिक अ, विचार मिल रहे हैं? अ, आदित्य जी, मैं आपको बताऊं कि अभी मेरा कोई इस तरीके का इरादा नहीं है कि मैं कौन सा पार्टी ज्वाइन करता हूं। ये अभी मैंने कहा कि अभी काफी जल्दी हो जाएगा ये बताना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं ये करने में कि किस क्षेत्र से, क्योंकि कभी कभी वैचारिक मिल जाता है, तो जो क्षेत्र हमको चाहिए होता है वो क्षेत्र नहीं मिलता। और तो ये सारी चीजें आदित्य जी रहती हैं, ये आपको भी पता है राजनीति में। तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूंगा, या किस पार्टी का हमारे पास वैचारिक हमारे पास उनसे समझौता होगा। पर मैं कभी क्षेत्र के लोगों के साथ और अपने किसान भाइयों के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा। इस चीज के लिए हमारे क्षेत्रवासी और आप लोग निश्चिंत रहे, जो भी जल्दी होगा मैं आपको बिल्कुल सूचित करूंगा आदित्य जी। और आप लोगों की शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स हमेशा हैं हमारे साथ। मैं जो भी करूंगा वो सारी चीजें क्षेत्रवासियों से पूछ कर ही करूंगा। बहुत अच्छी बात है सर, ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कहा भी जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो भी नेता होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अभी सुनने में ये भी आया कि मोहनलालगंज की जो जनता है, जो आपका सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि आप एक उभरते हुए युवा नेता हैं। तो इस बारे में कुछ हाइलाइट्स दे सर, क्या है ऐसा कि आपको युवा नेता की उपाधि दी जा रही है? आ, आदित्य जी, ऐसा है, मोहनलालगंज क्षेत्र हमारा रहा है, और वैसे तो खैर पूरे जहाँ जहाँ किसान हैं वो सब हमारे हैं और हम उनके हैं, पूरे भारतवर्ष के किसान। मगर एक क्षेत्र की बात करेंगे कि तो जी मेरा थोड़ा व्यापारिक संबंध, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनिक फार्म वगैरह है और जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो मोहनलालगंज एरिया में ही हैं, और वहाँ का किसान ही हमको सबसे पहले सराखों पे बैठाया, वहीं से मैं चुना भी गया। तो जो भी तहसील स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे काम होते हैं तो वो मैं उनका करवा लेता हूँ शासन प्रशासन की मदद से। वहीं पे मेरा रहना भी रहता है। वहीं से हमारा जो गौरीगंज क्षेत्र है और बछरावा क्षेत्र है और सुल्तानपुर क्षेत्र है वो सब उसी के समीप वाले क्षेत्र हैं। तो इस वजह से शायद होता हो कि मैं वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता हूँ, या वहाँ पे अपना वक्त जो हमारा वक्त है वो ज़्यादा व्यतीत करता हूँ, तो इसलिए शायद लोग कहते होंगे। और बाकी तो हमारा तो मैं कर्म ही प्रधान चीज़ों को करता हूँ कि हमारा कर्म जो है वही आपको एक नेता के रूप में प्रतिष्ठित भी करता है और सुसज्जित भी करता है। बिल्कुल सही बात है सर। सर सुनने में ये भी आया कि जब आप अपनी तहसील या ब्लॉक के दौरे पे निकलते हैं या वहां जाते हैं, तो जितने भी वहां के पुराने नेता होते हैं जो ऑलरेडी हैं वहां पे, या जिन्होंने कभी वहां पे कुछ वहां से टिकट या इलेक्शन लड़ा है, वो आपके सामने नहीं आते। ऐसा क्या चीज है सर कि कोई नहीं आपके नहीं, सामने नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, आदित्य जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मैं इधर थोड़ा सा देख रहा हूँ कि लोग इस चीज में लोगों का कहना ही मैं बता सकता हूँ। अब आपको किसने ये खबर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। पर कभी कभी मैंने बोला कि मेरा मतभेद जो है वो हो सकता है, मनभेद किसी से नहीं। और काम मेरा जल्दी हो जाता है। और इस वजह से कई, देखिए राजनीति में ये होता है, जो दूसरे पार्टी को बिलोंग करते हैं वो थोड़ा सा चिढ़ भी जाते हैं, तो इसलिए जो उनके लोग हैं वो भी हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं कि मयंक भैया काम करा देंगे, इनका काम जो बोल देते हैं वो हो जाता है। तो इस वजह से शायद ऐसा
है। और बाकी दूसरी चीज की किसान हमारा बहुत भोला भाला है, हम नहीं चाहते कि उसके साथ किसी तरीके का धोखा हो, इसलिए मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। किसी भी तरीके का उनको शोषण ना किया जाए किसी भी तरीके का, बस इन सब चीजों की वजह से मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। तो जो हमारे बाकी नेता हैं शायद उनको अच्छा ना लगता हो, बल्कि मैंने जबकि किसी को नहीं बोला है कि मैं आ रहा हूँ तो आप ना आइए या कुछ, मैंने तो मेरे लिए सभी के द्वार खुले हुए। बिल्कुल सही बात है सर। अभी सर एक और बात सुनने में मिल रही है कि आप एक बाहुबली नेता के रूप में भी उभर रहे हैं। युवा नेता तो एक बात है, बट बाहुबली नेता के रूप में भी उभर रहे हैं कि तो क्या आप कोई अपनी बाहुबली टाइप की रणनीति अपनाने वाले हैं, जैसे बाहुबली नेता लोग होते हैं? नहीं नहीं आदित्य जी, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आप क्षेत्र पे जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये तो हमारे जो राजनीतिक विद्रोही हैं वो इस तरीके का टैग लगा देते हैं जनता के बीच नाम खराब करने के लिए। देखिए, बाहुबली का जो राजनीति कैरियर होता है बहुत दिन का नहीं होता, और खास तौर पे आपने देख ही लिया कि जब से योगी जी आए हैं तो आप देख ही रहे हैं, और जनता भी इस सब चीजों से बहुत खुश है, और ये सारी चीज अफेक्ट कर रही है आपके आज के रिजल्ट में। तो ये आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि लोगों ने बिल्कुल नकार दिया इन सब चीजों को कि ये बाहुबली का फेम और इस तरीके की चीजें अब नहीं चलती। पढ़े लिखे और नवयुवक राजनीति में आए, इसी चीज को ही जनता पसंद भी करती है और उनका साथ भी देती है। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि एक जो हमारी छवि हो उसको बाकी विद्रोही धूमिल ना करें, और इस तरीके से जो बाहुबली वाली छवि है, मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों के बिल्कुल मैं नकारता हूँ इन सब चीज़ों को, और मैं खुद नहीं पसंद करता। और मेरा द्वार हमेशा खुला होता है, रात के कितने भी बजे भी कोई भी हमारे क्षेत्र में आता है और मैं उनके यहाँ जाता हूँ किसी भी तरीके की मदद के लिए। तो जो ये टैग है मैं पूरे तरीके से इसको नकारता हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। सर, ये भी सुनने में मिल रहा है हम लोगों को कि अभी आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो शायद है ये अफवाह हो सकती है जैसा कि आप बता रहे हैं, बट वहाँ का एसडीएम, एसएचओ सभी लोग आपकी बात को नकारते नहीं है। यदि आपने कोई भी बात कह दी कि नहीं ये चीज सही है और ये ऐसे होनी है, तो वो आपकी बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदित्य जी, देखिए, अगर एसडीएम और एसएचओ अगर हमारे साथ मिलकर कोई क्षेत्र को लगातार उन्नति देने में काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया, मैं क्षेत्र में सोलर लाइट्स लगाने का या फिर आपका पेड़ पौधे लगाने का, मतलब मैं इन्वायरमेंट का, वातावरण का बहुत ध्यान देता हूँ। जो पर्यावरण हमारा बचा के रखा जाए उस पर बहुत ध्यान देता हूँ। किसानों से भी कहता हूँ इतने जल्दी अपने जमीनों को आप बिल्डरों को मत दीजिए। इस तरीके की काफ़ी सारे हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं वो जागरूकता प्रोग्राम हम अपने किसानों के लिए रखते हैं। तो इसमें हम अपने एसडीएम और एसएचओ को बुलाते हैं, तो उसमें राय मशवरा भी होता है, उसमें एक बैठक भी होती है, और कुछ चीज़ उनकी होती है, कुछ फॉलो अप करना होता है, तो हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो एक तरीके की टीम गठित हो जाती है, उनको भी उस चीज़ का, क्षेत्र का फायदा मिल जाता है, और हम लोगों को शासन और प्रशासन का फायदा मिल जाता है कि दोनों मिलकर साथ, हाथ में हाथ रख के हम लोग काम करते हैं। तो ये इसमें ये कहना कि ये इस वजह से ये लोग एक तरफा हमारे तरफ खड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्षेत्र की उन्नति के लिए, किसान की उन्नति के लिए कोई नए प्रोग्राम जो हमारी इस समय का सरकार चल रही है, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है जो कि वहां तक पहुंच नहीं पाता। पुरानी सरकारों में वहां तक पहुंच नहीं पाता था इन्हीं शासन और प्रशासन की वजह से, मगर आज आप देख रहे हैं सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो उसको वहां तक किसानों तक पहुंचाना वो हमारे थ्रू एसडीएम साहब हैं, एसएचओ साहब, ये सब पहुंचाते हैं। और हमको भी उस चीज़ का लाभ मिलता है कि किसानों को अच्छे से अच्छी उनकी आय बढ़े, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो उनके तक पहुंचे। तो इस वजह से ये हो सकता है कई लोगों को लगता हो कि एसडीएम और एसएचओ को इन लोगों ने जेब में रखा हुआ है। कई खबरें थी पुराने, आप सही कह रहे हैं, मोहनलालगंज के कई पत्रकारों ने ऐसा छाप दिया था, पर आप जानते ही हैं
कि आप कोई काम अगर करते हैं तो तारीफ करने वाले लोग भी होते हैं और विरोध करने वाले लोग भी होते हैं। तो शायद वो चीज़ उस प्रिंट मीडिया में आ गई होगी और आपके हाथ लग गई होगी। तो वैसे ऐसा जी, मैं बिल्कुल एक टीम की तरह ही काम करते हैं हम लोग, और उनका कोई भी किसी भी तरीके का कोई योजनाएं होती हैं वो हमारे थ्रू बहुत आसानी से वो किसान तक, हर गांव तक पहुंच जाती है। बस यही मेरी कामना भी रहती है कि अगर सरकार कोई योजना बनाए तो वो शासन से होते हुए वो हमारे हर किसान भाइयों की तरफ पहुंचे। बाकी हम भी राजनीति से ऊपर उठकर ही इन सब चीजों को देखते हैं, और हमारा शासन प्रशासन भी राजनीति से ऊपर उठकर देखता है, क्योंकि सरकारें हैं, आती जाती रहेंगी। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। बाकी किसान भी यही हैं, आप भी यही हैं, और हम भी यही हैं। तो हम लोगों को तो अपना कार्य निरंतर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, आई टोटली एग्री विद यू। सर यहाँ पे मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है कि आज वोटिंग हो रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स की हार और जीत और सरकार बनने की बात है। आपको क्या जी। लगता है कि इतना सब कुछ हो गया बीते कुछ टाइम में, तो क्या परेशानियां फेस करने पड़ सकती हैं आज की सरकार को अपनी दोबारा सरकार बनाने के लिए, या क्या लगता है आपको कि सरकार आएगी? देखिए, जी जी, देखिए, ये तो तय है कि बीजेपी फिर से, अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के उसमें पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार बनना तय है। उतना 312 जो पिछली बार उन्होंने किया था ना, उतना तो अब बहुमत तो उनका हो ही गया है। और रही बात सपा की, तो सपा ने अपने 47 वोट से करीबन इस समय 125 वोटों का उनका पे आगे चल रहे हैं। तो ये तो रहेगा, मगर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ही बनाने जा रही है। और इसमें जो युवा वर्ग है हमारा, जो कई क्षेत्रों में जो जातिवाद है, वो तो देखिए एक होता ही है। हर स्टेट में इस तरीके की चीज को, खास तौर में नॉर्थ का है, हम अगर प्रदेशों की बात करें तो ये एक फैक्टर रहता है। मगर आप मोदी फैक्टर को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि इस बार फिर से अगर आप देखा जाए तो आपका योगी और मोदी का जो दो डबल इंजन सरकार है, उसको हमारी जनता ने बिल्कुल लिया है, सराखों पर बैठाया है। क्योंकि इस समय भी आप देखेंगे तो 270 सीट पर आगे चल रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। रही बात परेशानी की, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी है। 2 4 5 सीटों का ऊपर नीचे समीकरण बदल सकता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। बाकी कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से योगी जी हमारे नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं प्रदेश के। चलिए सर, मैं भी आशा यही रखता हूँ कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री फिर से बने और हमारा प्रदेश ऐसे ही तरक्की करता रहे और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मोदी बने, ताकि देश जिस प्रगति की राह पे है वो बढ़ता रहे। तो सर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपने अपना टाइम दिया, अपनी राय बताई, और अपने ऊपर जो भी आपके ऊपर चीजें छप रही थी प्रिंट मीडिया में, जो बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे, उनके बारे में आके आपने बात बताई, ये बहुत अच्छी बात है और इस चीज की हम भी सराहना करते हैं, क्योंकि लोग कभी कभी सामने आके बात करना ही नहीं प्रेफर करते हैं। तो ये काफी अच्छी बात की आपने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आपको भी आदित्य जी, और आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे संपूर्ण व्यूवर्स को। थैंक यू सर। राधे नमस्कार। कृष्णा।